देखो, तो संघ राज्य तथा उसका क्षेत्र, पहले ही मैंने बता दिया था कि संघ अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ का जिक्र होगा और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 1 ये कहता है कि जो इंडिया होगा, भारत होगा, वो भारत राज्यों का संघ के रूप में होगा। संघ का मतलब ये है सारे राज्यों पे वो क्या करेगा, कवर करेगा सारे राज्यों को। सारे राज्य उसके अंडर में आएंगे, उसके नीचे में आएंगे। बात आ गई समझ में। दूसरा था अनुच्छेद 2, जो संसद को नए राज्य की स्थापना करने की शक्ति प्राप्त करेगा। जैसे अभी हमारे पास 29 राज्य हैं, ठीक है, तो उस राज्य में वो कम और बढ़ती कर सकता है, राज्य को घटा भी सकता है और राज्य को बढ़ा भी सकता है। इसमें अनुच्छेद 3 में आंतरिक पुनः समायोजन की शक्ति प्राप्त होती है। इसका अर्थ होता है कि वो किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। जैसे आगे चल के हमने बताया कि बम्बई से किसे बांट के बनाया गया, बम्बई से काटा गया गुजरात भाषा वाले के लिए गुजराती, बोलने वालों के लिए गुजरात, और मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र। ठीक है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, इसके अलावा राज्यों के नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। तो ये हमें अनुच्छेद 3 कहता है। ठीक है, अब बचा अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या कहता है हमसे? अनुच्छेद 4 कहता है हमसे कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किया गया संशोधन 368 के तहत संविधान नहीं माना जाएगा। हमारे पास जो संशोधन के लिए संविधान का अनुच्छेद है वो 368 है। 368 में लिखा है अनुच्छेद में कि हम जहाँ पे कुछ ज़रूरतें पड़ेंगी वहाँ पे हम जो है क्या कर लेंगे, संविधान में संशोधन करेंगे, यानी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। लेकिन जो ये 368 के तहत हमें आज़ादी मिली हुई है, ये आज़ादी अनुच्छेद 2 पे और 3 पे लागू नहीं होगी। किस पे लागू नहीं होगी? 2 पे और 3 पे। अब 2 में क्या था? 2 में यह है कि संसद को क्या है, नए राज्य स्थापित करने की शक्ति है। तो राज्य अगर एक बार स्थापित कर दिए सरकार ने, तो उसको यह है संशोधित नहीं किया जा सकता, ना ही ये खत्म किया जा सकता है। बात आ गई समझ में। और तीसरा अनुच्छेद भी संशोधित नहीं होगा, यानी और कानून संशोधित हो सकते हैं लेकिन दूसरा और तीसरा जो है संशोधित नहीं होगा। बात समझ आ गई। इसके बाद अनुच्छेद 4 पे ये बता ही दिया मैंने। राज्यों का पुनर्गठन की अगर हम बात करें तो जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उस समय 562 देशी रियासतें थी। कितनी थी देशी रियासत? और इसमें से 552 ने तो अपनी मर्जी से विलय कर लिया था। 549 रियासतों में से 552 में से 549, ये यहाँ गलत प्रिंट हो गया, ये है 562 होगा यहाँ पे। ठीक है, 62 तो पहले। हाँ नहीं, यहाँ 52 कर दिया ना। आज़ादी के बाद इन रियासतों को हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही द्वारा शामिल किया गया था, जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा यानी लोगों से संग्रह कराया, और कश्मीर को विलय पत्र द्वारा। उसके बाद सरकार ने 1953 में एक फजल अली आयोग बनाया था। फजल अली उसके अध्यक्ष थे और ये आयोग ने सदस्य इसके KM पडिक्कर थे, हृदयनाथ कुंजरू थे। और इसको क्यों बनाया आयोग को, ये बताया कि आप जो है राज्यों को देखिए और राज्यों की सीमाओं के पुनर्गठन के विषय में सोचिए। तो फजल अली आयोग को ही क्या कहते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहा जाता है। और 1956 के बाद जो राज्य और संघ बने, समझ में आए, वो इस तरीके से 1960 में सबसे पहले बम्बई से मराठी भाषा के आधार पर जो मराठी बोलते थे, देखो पहले था राज्य बम्बई, क्या था? बम्बई। बम्बई से मराठी बोलने वालों के लिए तो बना दिया महाराष्ट्र, ये मराठी बोलते थे, और जो गुजराती बोलते थे उनके नहीं गुजरात। बात आ गई समझ में। 10वें संविधान संशोधन द्वारा 1961 में दादरा एवं नगर हवेली को, किसको? दादरा एवं नगर हवेली को संघ का राज्य बना दिया गया। फिर गोवा, दमन और दीव को 12वें संविधान संशोधन के द्वारा 1962 में संघ राज्य का दर्जा दिया गया। 1962 में पुदुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। 1963 में नागालैंड का गठन किया गया, नागा पहाड़ी तथा असम के त्वेन सांग क्षेत्र को मिलाकर। ठीक है, 1966 में हरियाणा और पंजाब राज्य का गठन किया गया। 1966 में किसका किया गया? हरियाणा और पंजाब राज्य का। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय का गठन किया गया। ये 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया। 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और 2000 में छत्तीसगढ़
उत्तराखंड और झारखंड का गठन किया गया। 2014 में तेलंगाना को पूर्ण राज्य बना दिया गया। अगर आपसे राज्य के हिसाब से पूछे कि सबसे नया राज्य कौन सा है, तो करंट के हिसाब से हैगा लद्दाख। कौन सा है करंट के हिसाब से? लद्दाख। और उससे पहले जो था तेलंगाना था। सबसे पहला राज्य कोई बना भाषा के आधार पर, तो ये बना था आपका महाराष्ट्र और गुजरात बना था। बात आ गई समझ में? और 2020 में दमन और दीव और नादरा नगर हवेली को मिलाकर एक संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। अब बात करेंगे नागरिकता क्या चीज होती है और नागरिकता का उल्लेख कहाँ मिलेगा। नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग 2 में है। कहाँ पर है? और अनुच्छेद 5 से 11। देखो नागरिकता क्या होती है? नागरिकता किसी देश में रहने का टिकट होता है। ठीक है। पहला है, भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी द्वि नागरिकता नहीं हो सकती, भारत में एकल नागरिक ही कहलाएगा। दूसरी बात जो यहाँ इंपॉर्टेंट है वो है, एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है भारत में? ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। यानी नागरिकता का जो सिस्टम है वो ब्रिटेन से लिया था संविधान में। फिर आता है अनुच्छेद 5। संविधान लागू होने से पूर्व भारत में निवास करने वाले लोगों को नागरिकता प्रदान करता है, यानी 1947 से पहले जो भारत में रह रहे थे वो सब भारत के नागरिक कहलाएंगे। यदि उनका जन्म भारत में हुआ हो, उनके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो और वे संविधान के लागू होने से पहले कम से कम 5 वर्ष भारत में सामान्य रूप से निवासी रहे हो। तो मोटी मोटी 3 बातें हमें यहाँ से पता लगी कि या तो वो खुद जन्मे हो भारत में, या उनके माँ बाप में से कोई भारत में जन्मा हो, या फिर जो है आज़ादी से 5 साल पहले, लगभग 47 से 5 साल पहले लगा लोगे तो लगभग जो हैगा आपका 42 के आसपास जो लोग इंडिया में रह रहे थे वो लोग जो है यहाँ के नागरिक कहलाएंगे। बात आ गई समझ में? फिर आता है अनुच्छेद 6। 19 जुलाई 1948 से पूर्व पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों को कुछ शर्तों के अधीन नागरिकता प्रावधान करने का प्रावधान करता है, क्योंकि जब पाकिस्तान का और इंडिया बनी थी तो वहां से जो लोग अपनी मर्जी से आ गए थे, हम उनको भी नागरिकता का प्रावधान करते हैं, उन्हें भी हम नागरिकता देते हैं। बात आ गई समझ में? अनुच्छेद 7 है, उन व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित है जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे लेकिन बाद में भारत लौट आए, तो वे भी भारत के नागरिक बन सकते हैं। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है जिसके दादा दादी या माता पिता भारत के विभाजन के पूर्व भारत का हिस्सा रहे हों या वाणिज्य दूतावास प्रतिनिधि के पास स्वयं को भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत कराते हो। देखो जैसे जब हम अमेरिका जाते हैं, जब हम इंग्लैंड जाते हैं, तो हर जगह पर एक भारतीय दूतावास होता है। जैसे भारत में इंग्लैंड का दूतावास है, लंदन का दूतावास है, ऐसी दूतावास होते हैं। दूतावास इसलिए होते हैं जैसे भारत का आदमी इंग्लैंड में फंस जाए तो वो मदद के लिए किसके पास चला जाए? भारतीय दूतावास के पास चला जाए, वो वहां पर जो है उसे यहाँ पर भेजने में मदद करेंगे। ऐसे ही बाहर का आदमी इंडिया में फंस जाएगा तो जो उनके दूतावास बने हुए होते हैं वो मदद करते हैं। बात आ गई समझ? अनुच्छेद 9, इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है वह भारतीय नागरिक नहीं रह जाएगा। जैसे अभी विराट कोहली ने इंडिया छोड़ दिया तो वो जो जिस देश में चले गए उस देश की नागरिकता ले ली, तो अब वो भारत के नागरिक नहीं कहे। ये उन लोगों की नागरिकता की निरंतरता सुरक्षित करता है जो भारत के नागरिक है या माने जाते हैं, जो संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन है। अनुच्छेद 11 संसद को कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने का अधिकार देता है, जिससे नागरिकता के अधिग्रहण और संपत्ति से संबंधित कानून बनाने की अनुमति मिलती है। मूल अधिकारों की अगर हम बात करें तो मूल अधिकारों में सबसे पहले मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा कि मूल अधिकार की जो अवधारणा है वो कौन से कानून से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मूल अधिकारों का वर्णन है। मूल अधिकारों को भारतीय संविधान का घोषणा पत्र भी कहा जाता है या मिनी संविधान भी कहा जाता है। मूल अधिकारों को न्यायालय द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया। इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे मान लो तुम्हारा कोई मूल अधिकार पूरा नहीं हो पा रहा है, मान लो तुम बंगाल गए यहाँ से काम करने और तुम्हें लग रहा है कि भाई बंगाल की जो सरकार है तुम्हें काम नहीं करने दे रही है, तो तुम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो उसके खिलाफ। बात आ गई समझ? अनुच्छेद 12 भाग 3 ये राज्य शब्द को परिभाषित करता है। भारत सरकार, संसद और केंद्र सरकार के कार्यकारी और विधायी अंग। राज्य सरकार और विधायिका अर्थात राज्य सरकार के कार्यकारी और विधायी अंग होते हैं। सभी स्थानीय प्राधिकरण अर्थात नगर पालिकाएं, पंचायतें, जिला बोर्ड, सुधार ट्रस्ट, ये सब जो है राज्य की परिभाषा में आएंगी। मौलिक अधिकारों में
अनुच्छेद 13 में प्रावधान है कि मौलिक अधिकारों में ससंगत या कम करने वाली विधियां शून्य होंगी। अनुच्छेद 13 के तहत ये प्रावधान स्पष्ट रूप से न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत का प्रावधान करता है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को प्राप्त की गई है। यानी 32 अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी आपके अधिकारों के खिलाफ अगर कोई करेगा काम, और अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट के जो हैगा होगी। विधि के समक्ष कानून का समान संरक्षण, इस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता और कानून का समल संरक्षण नागरिकों को प्रदान किया गया है। यह अधिकार देशी एवं विदेशी नागरिकों पर लागू होता है। भेदभाव सबसे इंपॉर्टेंट है। अस्पृश्यता, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर आप विभेद नहीं कर सकते किसी भी आदमी में। यह अनुच्छेद 15 है। लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता। मान लो आपकी नौकरी राज्य में लग रही है, एक जो है एससी की लग रही है, एक जनरल की लग रही है, तो ये कह के जनरल को नहीं दी जा सकती कि एससी के हो तुम नहीं देंगे हम, या एससी वाले को ये दे के नहीं रोकी जा सकती कि तुम जनरल में हो तुम्हें नहीं देंगे। बात आ गई समझ में। 17 में अस्पृश्यता का अंत हो गया, छुआछूत का। जैसे पहले हरिजन और जो नीची जाति के लोग होते थे एससी एसटी के, उनको हम छूना नहीं चाहते थे, या जो ऊंची जाति के लोग होते थे वो छूना नहीं चाहते थे। तो संसद ने 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित कर दिया और 1976 में से जो है अधिक कठोर बनाकर इसके उपबंध को ज्यादा सख्त कर दिया। ठीक है। उपाधियों का अंत करा गया। अनुच्छेद 18 के तहत शिक्षा और सैन्य उपाधियों के अतिरिक्त सभी उपाधियों का अंत कर दिया। जैसे पहले वाइस राय, लॉर्ड, गवर्नर ये सब लगता था, ये सब खत्म कर दी सरकार ने। सिर्फ क्या रहेंगी, शिक्षा की उपाधियां लगेंगी। कैसे किसी के पास एमए है, किसी के पास एमएससी है, किसी के पास बीए है, इसके अलावा कोई भी शिक्षा उपाधि नहीं लगेगी। ठीक है। और अनुच्छेद 1922 से तक जो हैगा, अनुच्छेद 1922 तक है आपके व्यक्ति के स्वतंत्रता सम अधिकार उल्लिखित हैं। जैसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप अपना भाषण यदि किसी को गाली गलौज नहीं कर रहे हैं, किसी तरीके से खराब नहीं कह रहे हैं, तो अपने भाषण में और अपनी बात रखने का अधिकार आपको सरकार ने दिया है, कानून ने दिया है। सम्मेलन की स्वतंत्रता, आप कोई भी जलसा कर सकते हैं, कोई सम्मेलन कर सकते हैं। संगठन या समुदाय के निर्माण की स्वतंत्रता, आप चाहे वो हरिजन ब्लॉक बना लें, आप चाहे अहीर ब्लॉक बना लें, चाहे आप अहीर संघ बना लें, कुछ भी कर सकते हैं इस तरीके का। संचरण की स्वतंत्रता, आप कहीं भी अपनी बात को फैला सकते हैं किसी माध्यम के जरिए। ठीक है। निवास की स्वतंत्रता, आप मैं चाह रहा हूँ कि मैं कोलकाता में रहने चला जाऊँ तो कोलकाता में रह सकता हूँ। ठीक है। व्यापार की भी व्यवस्था है, व्यवसाय भी कर सकता हूँ, रोजगार भी मुझे मिल सकता है किसी भी राज्य में। ठीक है। अनुच्छेद 20 की अगर मैं बात करूँ तो अनुच्छेद 20 जो है अपराधों की दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण है। ये प्रावधान सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो उस समय लागू नहीं थे। मतलब कहने का ये है, जैसे मिसाल के तौर पे किसी आदमी ने किसी आदमी का कान तोड़ दिया और कान तोड़ने से वो व्यक्ति मर गया, तो कान तोड़ने के लिए यदि कानून नहीं है, मरने के लिए तो कानून है, किसी को मार दोगे जान से तो उसको सजा मिलेगी, तो उसके लिए तुम्हें सरकार या कानून सजा नहीं दे सकता क्योंकि उसका प्रावधान ही नहीं था। लेकिन जिस दिन से कानून बन जाएगा उस दिन के बाद से जो लोग उसको दोहराएंगे या उस काम को करेंगे तो वो पकड़ में आएंगे। बात आ गई समझ में। दोहरे दंड से संरक्षण, एक ही सजा के लिए, एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं मिलेगा। ठीक है। आत्म अपराध के विरुद्ध सुरक्षा। ठीक है। अपने आप जो है अपने आप के कोई अपराध कर रहे हैं, मान लो अपनी जान लेना चाहते हैं, तब भी पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी। ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आपके प्राणों की स्वतंत्रता है। शिक्षा का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। 21A में घोषणा की गई थी कि 6 से 14 वर्ष तक की जो आयु के बच्चे होंगे उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। ये 86वां संशोधन है। कौन सा संशोधन है? और इसका जो है संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के तहत किया गया था। यहाँ तक।